और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधा हम उनका रुख करेंगे, उनसे सवाल जानेंगे। साल 2022 के लेकर जो चुनाव हो रहा है उसकी तैयारियों के बारे में भी जानेंगे। दरअसल मौसम खराब होने की वजह से डिप्टी सीएम केशव मौर्य यहां पर हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे पास होंगे, लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। केशव मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजेंडा अयोध्या में। दरअसल हमारा कार्यक्रम जो है वो एजेंडा अयोध्या है, लेकिन अब सभी तो लोगों एजेंडा हर किसी का को बन गया जय है श्री राम। अयोध्या। देखिए, अब यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या को लेकर माहौल बना हुआ है, उस माहौल में हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये दिखाई दे रहा है कि एजेंडा सिर्फ एक है, अयोध्या। बसपा अपने ब्राह्मण सम्मेलन करती है अयोध्या में, ओवैसी साहब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदू तो लेके चल रही है, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दी है। तो अयोध्या के जरिए ही बेड़ा पार होगा क्या 2022 के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज न्यूज़ 18 के माध्यम से जो एजेंडा अयोध्या नाम से आपने यह प्रोग्राम रखा है, इसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अयोध्या नाथ की कृपा से कोटि कोटि राम भक्तों की भावना के अनुरूप देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। केवल प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया के राम भक्तों की नज़र इस समय अयोध्या पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें मिलकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश और प्रदेश के विकास के साथ साथ त्रेता युग हमने देखा नहीं है, पढ़ा है, सुना है, वैसा ही एक विकास, वैसा ही एक दृश्य केवल अयोध्या के लोग नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के राम भक्त जो अयोध्या आते हैं वहाँ आकर के देखें। और अयोध्या में आकर के केवल अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि और राम राज्य ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की लीला अनेकानेक प्रकार से है, चाहे वह श्री राम जानकी मार्ग हो और चाहे फिर श्री राम वनगमन मार्ग हो, उसके माध्यम से भी भगवान की लीला स्थली से हमारी सरकारों का, दोनों सरकारों का मिलकर के प्रयास है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करें। और उत्तर प्रदेश में जहां आस्था, आध्यात्म की दृष्टि से संतुष्टि, वहीं विकास और रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा यह कार्य उत्तर प्रदेश की यानी रामलला की नगरी सरयू मैया के तट पर यह प्रारंभ हुआ है। मैं पूरे देश प्रदेश वासियों को ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों को यह जरूर कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जो स्वप्न लोगों ने संजो करके रखा है उसे आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरा करके दिखाएगी। और पूरा करने का पूरी ईमानदारी से, सच्चे भाव से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम जमीन पर काफ़ी कुछ दिखाई देने लगा है। और कुछ दिनों के अंदर इतनी बदली हुई अयोध्या नगरी होगी, इतना बदला हुआ जो भगवान श्री राम जी के लीला के मार्ग हैं वह मार्ग होंगे। और मार्गों में स्थित जितने भी स्थान हैं उस स्थान का भी सभी प्रकार से विकास करके लोगों को वहाँ तक जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यह सारा प्रबंध किया जा रहा है। जी, लेकिन ये तो मानेंगे ना आप कि आप जिस तरीके से काम गिनवा रहे हैं, सभी दलों की नजर अयोध्या पर है, सभी कार्यक्रमों की शुरुआत, खासतौर पे चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। तो 2022 के चुनाव में सभी दलों के लिए अयोध्या एजेंडा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या और अयोध्या नाथ आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, पूजा के केंद्र हैं। लेकिन बाकी दलों के लिए राजनीतिक दृष्टि से अगर उन्हें अयोध्या जाना पड़ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। हम सदा कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
और विरोधी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ है। अब जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था, अब उनको भी मजबूरी में अयोध्या भी जाना पड़ रहा है। भगवान श्री राम और जी के और हनुमान जी के भी दर्शन करने पड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन करने पड़ रहे हैं। किसी को वो भोलेनाथ का अभिषेक करना पड़ रहा है, किसी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, किसी को प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाना पड़ रहा है। यह मैं भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय मानता हूं। और यह जो रास्ता अपनाए थे और वर्तमान में भी अपनाए हुए हैं, यह तुष्टीकरण और जातिवाद के आधार पर इनका राजनीतिक भविष्य पहले भी खतरे में जनता ने डाला है, राम भक्तों ने डाला है, राजभक्तों ने डाला है। आगे भी इनका राजनीतिक कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं देता। जी जी उप मुख्यमंत्री जी, आप इसे वैचारिक विजय मान रहे हैं। मौजूदा अयोध्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या हमेशा से ही सेंटर में रही है, इस बार हर कोई अयोध्या से ही अपनी चुनावी रणभेरी की शुरुआत कर रहा है, चुनावी संग्राम की शुरुआत। ये आपकी वैचारिक विजय है। लेकिन 2022 को लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त है? भगवान राम बेड़ा पार लगा देंगे? देखिए, भगवान श्री राम की कृपा है। मैंने आपको बताया कि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि और श्री अयोध्या धाम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। बाकी दलों के लिए पहले भी राजनीति के केंद्र में रखने का प्रयास किया जाता था और आज भी वह ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान श्री राम को नकारने का काम किया था, मंदिर देख करके मुंह फेर लेते थे, विजयादशमी के उत्सव में हिस्सा नहीं लेते थे, आज उन लोगों को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तो यह तो मैंने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। लेकिन भगवान की कृपा से, रामलला की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से, केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमने विकास का कार्य किया है, गरीब के, किसान के, मजदूर के, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है, उसके आधार पर हम 2022 में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपनी ही लिस्ट को देख लें कि उन्होंने 2014 में क्या कहा था, 2017 में क्या दावा किया था और 2019 में जब सपा, बसपा और लोकदल ये तीनों दल मिल गए थे तब इन्होंने क्या दावा किया था। लेकिन देश की जनता इनका असली चरित्र पहचान चुकी है कि जब चुनाव होंगे तब मंदिर जाएंगे, तब जब चुनाव होंगे तो अगड़े पिछड़े अनुसूचित सबकी बातें करेंगे, चुनाव हो जाएंगे तो सत्ता के माध्यम से जनता का शोषण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना शोषण होने देगी, ना भ्रष्टाचार होने देगी, ना गुंडागर्दी होने देगी, ना अपराध होने देगी। उत्तर प्रदेश का विकास 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 करने का काम करेगी और अयोध्या नाथ का जो गौरव है, जो स्थान है, उस गौरव और स्थान को ध्यान में रख करके हम अयोध्या का चतुर्दिक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास कर रहे हैं और उसको हम करेंगे। केशव जी, आपने, बीजेपी कहती है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। अखिलेश यादव 2022 को लेकर कह रहे हैं कि 400 के पार। मैंने अभी आपको कहा कि इनके जो दावे हैं श्री अखिलेश यादव जी के, आपने पहले भी उनके साथ कई बार बातचीत की होगी कि उन्होंने 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है, चौथी बार परास्त करने के लिए तैयार बैठी है। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। ठीक है,
अभी जब आप बात कर रहे थे विपक्ष की राजनीति की, तो इन दिनों राजनीति लखीमपुर को भी लेके खूब हुई है। लखीमपुर को लेके प्रियंका गांधी कितनी सक्रिय रही वो आपने भी देखा, सभी ने देखा। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अगर मैं नाम गिनवाऊं तो लगभग सभी विपक्षी नेता लखीमपुर जरूर गए। और इस बात को लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो किसान फैक्टर था बीजेपी के साथ, या फिर जिसको लेके बीजेपी मान रही थी कि हम किसान सम्मेलन कर रहे हैं या हमने गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया, किसानों के लिए फायदे का सौदा था, इसके अलावा बहुत सारे और भी बड़े फैसले आप लोगों ने किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लखीमपुर की एक घटना ने बहुत हद तक डैमेज किया आपको 2022 के चुनाव से पहले कम से कम? देखिए, मैं न्यूज 18 के मंच से यह पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान है। जो दुर्घटना हुई वो दुखद थी, उसका हम लोगों को भी दुख है, लेकिन किसी दुर्घटना की आड़ में घिनौनी राजनीति करना हो तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे विपक्षी दलों का जो चरित्र इस दुखद घटना के कारण से दिखाई दिया है उसको देखिए। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसान हमारे साथ था, हमारे साथ है और पूरा विश्वास है कि किसान हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि यह सत्ता में थे। अब आगे सत्ता में अभी आने का इनका कोई भविष्य में संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब सत्ता में थे तब ना इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर इनके पास साहस है, हिम्मत है तो बताएं, जब ये सत्ता में थे केंद्र में कांग्रेस और सपा बसपा की बैसाखी पर, तब इन्होंने क्या किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो सरकार होने के बाद हम उनसे सवाल भी करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने लगातार किसान के हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं, गरीब के हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं, समाज के जरूरतमंद लोगों के हित में एक नहीं अनेक काम डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है। विरोधियों का एजेंडा विकास नहीं है, उनका जातिवाद का एजेंडा रहता है, भ्रष्टाचार का एजेंडा रहता है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का संगठन करके आम जनता को भयभीत करके चुनाव में किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करना और फिर लोगों के जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा करना, अपहरण करना, इस प्रकार के जो चरित्र हैं उसको प्रदेश ने पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो जनादेश दिया था उसका यही संदेश है कि अब गुंडागर्दी, अपराध का संरक्षण करने वाली सरकार प्रदेश को नहीं चाहिए। भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला राम राज्य, सुशासन, विकास और उसका विकास जिसकी जरूरत सबसे पहले है, उस दिशा में काम करने का हमें समर्थन दिया है और हम जनता की सेवा कर रहे हैं और ठीक से सेवा कर रहे हैं। और इसी के भरोसे हम कह सकते हैं कि 2022 में हम फिर वापस आएंगे। एक सवाल आप पूछ रहे हैं विपक्ष से, विपक्ष भी पूछ रहा है एक सवाल। विपक्ष ये पूछ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी के अपने पद पर रहते हुए पारदर्शी जांच कैसे हो पाएगी। लगातार प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो विपक्षी नेता है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पद पर रहते हुए क्या जांच संभव हो पाएगी, तो इस्तीफा कब तक, विपक्ष पूछ रहा है। इस पर जवाब क्या होगा आपका? दूसरा सवाल इसी के साथ ये भी है कि अब क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे के जरिए आपने राकेश टिकैत की एंट्री दे दी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिसका जैसा चरित्र होता है, अगर वो सत्ता में थे तो जांच जो उनके समय में कोई होती थी तो शायद वो सत्ता में रह करके जांच को भी निष्पक्ष नहीं होने देते थे। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार में जांच हो रही है, निष्पक्षता से जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमने पूरे 4.5 साल में ये करके दिखाया है और लखीमपुर खीरी मामले का जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे अन्य मामलों में हुई है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं नाटक करना बंद करें,
उत्तर प्रदेश के अलावा जाके छत्तीसगढ़ देखें, राजस्थान देखें, पंजाब देखें, झारखंड देखें, जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां कुछ भी गलत होगा तो वह सही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर यह दुखद घटना हुई जहां पर हर घटना के दोषी को पकड़ करके जेल में ठूसा गया है, सजा दिलाई गई है, निष्पक्षता से जांच की गई है। जिसका जैसा चरित्र होता है वह उस रूप से देखता है, उस रूप से समझता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट चरित्र है, बहुत स्पष्ट संदेश है। हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राकेश टिकैत, क्या आपके लिए मुश्किल बनेंगे 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन, जिसका जिक्र वो हमेशा राकेश टिकैत करते हैं, और उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। वो उनका बयान आपको याद होगा। इसके बाद लखीमपुर जैसी घटना होती है, तो क्या लगता है आपको? ये बयान, मैं जमीनी व्यक्ति हूं, मैं किसान के रूप में अपने खेत में काम किया हूं, और जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं मैं वह सब परिस्थितियों को समझता हूं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है। और किसान आंदोलन को की आड़ में जो चुनाव आंदोलन किया जा रहा है, जिस प्रकार से राजनीतिक दल किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश और देश का किसान इनको अच्छी प्रकार से समझ चुका है। और इस प्रकार के चुनावी आंदोलन को, ये किसान आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन होता तो जब सरकार के स्तर पर सभी प्रकार से बातें हो गई और कोई विवाद ऐसा शेष नहीं बचाओ, सरकार अभी भी खुला ऑफर दे करके रखी, जिसको जो कहना वो आकर के कहे। लेकिन चुनाव की निकटता देख करके इसके पीछे जो राजनीति की जा रही है, हमारी पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और किसान भी, प्रदेश की जनता भी भली प्रकार समझ रही है कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं। किसान आंदोलन होता तो अब तक कब के ये फैसला हो जाता। लेकिन चुनाव आंदोलन, जब भी चुनाव होते हैं तो इस प्रकार के आंदोलन होते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान हमारे साथ है, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ था। और हम किसानों के जीवन स्तर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उसका परिणाम प्रदेश के और देश के किसानों को प्राप्त हो रहा है। जी ठीक है केशव जी, सरकार जो कोशिश कर रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए या उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, किसान उससे कितने सहमत है ये इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम सोशल इंजीनियरिंग इस शब्द को जरूर इस्तेमाल करते हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जब पिछली बार चुनाव में आप आए थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, और ओबीसी का पूरा वोट कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े आंकड़े में बीजेपी के साथ गया था, और ये एक निर्णायक कदम था। इस बार क्या वो इंटैक्ट है या उसमें सेंधमारी हो चुकी है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सर्वोच्च नेता का, सर्वोच्च लीडर का, देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और विपक्ष का नारा है, कुछ का साथ कुछ का विकास। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखिए, सरकार को देखिए, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को देखिए, सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता। समाज में जो भी वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमारी सरकार में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और संगठन में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं वो पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। अगर उन्होंने सबका ध्यान रखा होता तो लगातार 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय नहीं प्राप्त होती। पिछड़े वर्ग के आंख में धूल झोंक करके इन्होंने बहुत समय तक राजनीति कर ली है। पिछड़ा वर्ग पूरी चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और 2014-2017 में जैसा समर्थन हमें मिला था, उससे भी बड़ा समर्थन 2022 में हमें मिलने वाला है।
आपने कहा 100 में से 60%, हमारा 40% में बंटवारा। उसमें मैं एक लाइन और जोड़ता हूं, जो 40% में बंटवारा है वो बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया, हमने सबका विकास किया, सबकी सेवा की है, ईमानदारी से सेवा की है। इसको आम जनता महसूस करती है और इसके कारण से हमारा समर्थन बढ़ा है। जी। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप डर रहे हैं कि कहीं इसमें सेंधमारी ना हो जाए और इसी वजह से जाति आधारित जनगणना होने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई जनगणना के विरोध में नहीं है, और ये जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, आप कभी किसी मंच पे इनके नेता मिलेंगे तो मेरी ओर से सवाल पूछ लीजिएगा। जब सपा बसपा की और तमाम ऐसे जो दल हैं जो आज जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, इनकी बैसाखी पर कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र में सरकार चल रही थी, तो अब क्या ये कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे थे? उस समय उन्होंने मांग नहीं किया। आज इसलिए मांग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछड़े वर्ग के एक गरीब परिवार के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे अगड़ा वर्ग हो, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को जो उसको मिलना चाहिए अधिकार, ईमानदारी से उस योजना को बना करके उस तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र में सरकार थी और श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं, 15 पैसा जिसको मिलना चाहिए वहां तक पहुंचता है। लेकिन आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई है कि 1 रुपए भेजना होगा तो 1 लाख रुपए भेजना होगा, तो जिसके लिए जितना पैसा भेजा जाता है पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में क्रेडिट होता है। जो दलाली करते थे गरीब कल्याण की योजनाओं में 85% की, आज उनकी दुकानें बंद हो गई है। वही तथाकथित विपक्ष के नेता बनकर के सवाल खड़े करते हैं। उनका भ्रष्टाचार बंद हो गया, उनकी दलाली बंद हो गई है, जमीन पर कब्जा करना रोक लिया गया, उनके गुंडों को जेल भेज देने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है, विकास हो रहा है, गरीबों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ये इनको सहन नहीं हो रहा है। अगड़ा पीछा सब लोग एकजुट हो रहे हैं, ये कैसे बांट दिए जाए, कैसे लड़ा दिए जाए। जिनका एक सूत्रीय एजेंडा रहता है, उनके इस एजेंडे को सफल नहीं होने दिया जाएगा और प्रदेश की जनता सफल नहीं होने देगी। चुनाव आ रहे हैं, जनता की अदालत में फैसला होगा। हम फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए मजबूती से तैयार है, जनता कमल खिलाने के लिए तैयार है, फिर एक बार विपक्ष को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बात विपक्ष की हुई केशव जी, लेकिन एक सवाल दोस्तों को लेकर भी। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी कही जाती है, जमीन से आप जुड़े ही हुए हैं, कि हर वर्ग को अपने साथ ले चलते हैं, हर वर्ग के जो शख्स होते हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। राजभर के साथ क्या कनेक्शन है? कभी वो तारीफ करते हैं, कभी वो छिटक जाते हैं, भविष्य में क्या छिपा है? देखिए, भविष्य में क्या छिपा है मैं उस पर कोई चीज ऐसा अभी आपके साथ नहीं बता सकता, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश के हित में, देश के हित में राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को जो भी प्रदेश की भाजपा की नीतियों को स्वीकार करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करते हैं, हमारी विचारधारा को देश के समाज के हित में मानते हैं, और वो हमारे साथ कोई आता है तो निश्चित तौर से पार्टी का नेतृत्व है उस पर विचार करता है और विचार करके उनको अपने साथ लेने की बात करता है। चाहे हमारे साथ जो रहे उसमें से कोई हो या जो हमारे साथ नहीं थे उसमें से कोई हो, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं। पार्टी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के आधार पर विचार किया जाता है और विचार करके जिनको लेना होगा उनको लिया जाएगा, जिनको साथ जोड़ना होगा उनको साथ में जोड़ा जाएगा। जी, तो अपनी शर्तें खुलकर सबके सामने रख दी हैं, तो क्या राजभर जी की उन शर्तों से बीजेपी वाकिफ है और साथ लाने की कोशिश होगी, या उनकी कमी संजय निषाद से पूरी हो जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि अभी जो आप सवाल कर रही हैं उस सवाल का जवाब
सवाल भी काल्पनिक हो जाएगा, जवाब भी काल्पनिक हो जाएगा। जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, जब किसी स्तर पे ऐसी कोई चर्चा होगी, तब उसके बाद आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसी ना कोई चर्चा हुई है, ना अधिकृत इस पर कोई सूचना हम आपको दे सकते हैं। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर है। एक तरफ अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, दूसरी ओर शिवपाल यादव भी रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। चाचा और भतीजे, जिस तरीके से 17 के चुनाव में परिवार में हमने बिखराव की स्थिति देखी थी, पार्टी को, आपको यानी बीजेपी को इसका फायदा हो गया। लेकिन अगर चाचा भतीजे मिल जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? और अखिलेश यादव जो रथ यात्रा के जरिए घूम घूम कर विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे सरकार के कामकाज को लेकर, उस पर कैसे काउंटर करेंगे आप? आपने अनामिका जी मेरा एक नारा अभी दोहराया, आपने ही दोहराया कि 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। ये चाचा भतीजे एक हो जाएं, चाहे बुआ भतीजे एक हो जाएं, चाहे राहुल गांधी जी को भी अपने साथ, कांग्रेस को भी जोड़ लें, और जिनको जिनको जोड़ना है सब एकजुट होकर के लड़ लें। कोई मन में तमन्ना शेष नहीं रखना चाहिए, और मिल करके लड़के देख लें। मुझे तो जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमने प्रदेश का विकास का काम किया है, गरीब के विकास का काम किया, उस कार्य पर भरोसा है कि हमारी पार्टी फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उनकी पार्टी, वो अखिलेश यादव जी की ये विजय यात्रा नाम दिए हुए, लेकिन मैं तो उनकी ये विजय यात्रा को पराजय यात्रा कहता हूँ। जितनी दूरी उनकी यात्रा चलती जाएगी, उतनी तेजी से गुंडे, अपराधी, माफिया बाहर आ रहे हैं। और जैसे बाहर आ रहे हैं, आम जनता को तो देख करके डर लग रहा है कि अभी रथ यात्रा के पीछे इतने गुंडे, अपराधी, माफिया जब आ रहे हैं, तो अगर कोई विधानसभा में इनकी साइकिल पंचर होने से बच गई तो किस प्रकार से रौंदने का काम करेंगे। इसलिए अभी साइकिल का, अखिलेश जी का, इनका कोई भविष्य नहीं है। बाकी जिसका जो दल है वो अपने दल के हिसाब से कोई कार्यक्रम करता है, लोकतंत्र है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने कार्यों पर, अपने विचारधारा पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, कि हम 2022 में फिर 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। है ठीक है, काम पर भरोसा है आपको, ठीक है, संगठन मजबूत है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या चेहरे पर भरोसा बरकरार है? क्योंकि ये सवाल इसलिए लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। आपने भी कई बार ऐसे बयान दिए, पार्टी के नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए, कई दौर में बैठकें हुई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। तो इस पर कोई कश्मकश बची है क्या, या फिर फाइनल मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही आप लोग चुनाव में जा रहे हैं और वही चेहरा फ्रंट पर होगा मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी तक की सूचना के हिसाब से हम उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाकी जो बात मेरे से जुड़ी हुई है वो जरूर मैं बात कर सकता हूं। जो विषय राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ा हुआ विषय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा, और जब विधानसभा में विधायक चुन करके आएंगे वह उस पर चर्चा करेंगे। मेरे सामने एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक कमल खिलाना, फिर से उत्तर प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना, और हमारे एक एक कार्यकर्ता का यही संकल्प है और इसी संकल्प के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चेहरे को लेकर के, अगुवाई को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार के विवाद के प्रचार प्रसार का काम ये हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वह कभी भी इसमें सफल नहीं होंगे कि दुष्प्रचार करके उनको उसके बदले कुछ हासिल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में सब एकजुट थे, एकजुट हैं, आगे भी एकजुट रहेंगे। और जो भी इस समय बयान देने वाले हैं वह सारे बयान वीर नेता जो दूसरे दलों के अंदर हैं, उनको जब वोटों की गिनती होगी तो उनको यह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ है। मुझे विश्वास है अभी बहुत सारे छोट भैये और कटवा दलों को भी प्रयोजित करके आगे या सारे विपक्षी मिलकर सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको कहता हूं उनको अपने साथ ले लो। अलग अलग सक्रिय करके वोट कटवा बना करके भेजोगे, अब कोई वोट कटने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और समझदार जनता का मन बन चुका है कि हमें एक बार फिर से कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, विकास करना है, गुंडागर्दी से प्रदेश को बचाए रखना है
और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से जो योजनाएं श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं आ पाती थीं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व मुख्यमंत्री बनने के बाद वह सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में आई और अनेक योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कहते हैं और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि सुशासन, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर को हथियार बना लिया है मौजूदा सरकार ने और वो भी सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। माफिया और गुंडा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि सिलेक्टिव कार्रवाई। इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने भी सुना है, एक दिन श्री अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण जो हैं उन पर बुलडोजर चलवाती है और इसलिए भाजपा को अपना चुनाव निशान बदल करके कमल के फूल की जगह बुलडोजर रख लेना चाहिए। तो मैंने भी उनको एक सलाह दे दी थी कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी ही गुंडागर्दी होती है और उस पार्टी के साथ गुंडे, अपराधी, माफिया ही जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें भी अपना चुनाव निशान साइकिल बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण के खिलाफ चुनाव में वादा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अवैध कब्जे हटाने का काम करेंगे, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हो रही है। केशव जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि जितने भी वोट कटवा पार्टी हैं वो सब एक साथ मिल जाए, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही विपक्ष कहता है कि दरअसल वो तमाम जो बाहरी हैं जो वोट काटने आते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं उनको मैं समझता हूं कि जब कोई मुद्दा नहीं होता, जब चुनाव में हार दिखाई देने लगती है तो वो इस प्रकार के बयान पहले से देना शुरू कर देते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय ईवीएम मशीन से चुनाव हुए थे, उस समय ईवीएम सही थी। जिन राज्यों में भाजपा हार जाए, ईवीएम से चुनाव हो, वहाँ ईवीएम सही है। जहाँ विपक्ष के सपा, बसपा, कांग्रेस और जो विरोधी दल हार जाएं तो भाजपा जीत जाए तो वहाँ ईवीएम खराब है। ये इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन की शक्ति पर, अपने केंद्र सरकार के माध्यम से कार्यों पर विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर हम ये कह रहे हैं किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें एक ही सहारा चाहिए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का। और उस 24 करोड़ जनता का हमें समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सभी 75 जिलों में बिना भेदभाव के हमारी सरकार बनने के बाद विकास हुआ है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पक्ष का विधायक रहा हो चाहे विपक्ष का विधायक रहा हो, हम लोगों ने विकास में भेदभाव नहीं किया। गरीब कल्याण की योजनाओं में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा वर्ग है, कौन पिछड़ा वर्ग है, कौन अनुसूचित वर्ग है, कौन अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, अगर वह जरूरतमंद है तो बिना भेदभाव के उसकी जरूरत को पूरा करने और योजना का लाभ देने का काम किया गया है। जिनका विपक्ष के जो नेता हैं उनका चरित्र ऐसा रहा है उनकी सरकार में, जब उनको ऐसा नहीं कि मौका उनको जनता ने नहीं दिया, लेकिन जब उनको मौका दिया तो उन्होंने जिनके लिए काम करने का वादा करके सत्ता में पहुंचे उनको भूल गए। एक ही बात याद रही, गुंडा माफिया। एक ही काम याद रहा, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति। ये रोजा अवतार की पार्टियां करने वाले जो विपक्ष में बैठे हुए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, इनसे मेरा सवाल है ये बताएं कि यह रोजा अवतार की पार्टियां ही क्यों करते थे। नवरात्रि अभी बीत गई, विजयादशमी बीत गया, फलाहार करवाने के लिए क्यों नहीं बुलाते थे? पहले ये मंदिर क्यों नहीं जाते थे? पहले कुंभ में डुबकी क्यों नहीं लगाते थे? लेकिन आज इनको वह सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि जनता भी जाग गई है और हमारी विचारधारा को जनता ने समझ लिया है, इसलिए लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन, हमारा सरकार के माध्यम से काम और जनता का विश्वास, इसके आधार पर फिर एक बार कमल खिलेगा।
बहुत शुक्रिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर यहाँ मंच पर हमारे साथ होते, लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो गया तो इसलिए लाइव टेलीकास्ट के जरिए वो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका निश्चित तौर से अपना इसके लिए समय देने के लिए। नहीं, यह बात मैं एक बार और कहूंगा जरूर, एक बात और मैं जरूर कहूंगा, एक बात कहूंगा मैं जरा, आप जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उन सब पर को बहुत चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ, मेरा सबको जय श्री राम है और सबको प्रणाम है। लेकिन यह मैं मानता हूँ जब कोई कार्य का प्रारंभ हो रहा हो और वर्षा हो जाए तो वो बड़ा शुभ होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि आज मैं जब अयोध्या आ रहा था, यद्यपि मौसम खराब होने से मैं आपके साक्षात दर्शन नहीं कर पाया, रामलला की उस धरा को प्रणाम नहीं कर पाया, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाया, सरयू मैया के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मेरा प्रयास यही था कि मैं पहुंचूं, लेकिन वर्षा के कारण नहीं पहुंच पाया। उपस्थित सभी अपने संगठन के भी और अयोध्या वासियों को भी मैं क्षमा चाहूँगा और विशेष तौर से न्यूज 18 के सभी जो हमारे एंकर साथी हैं उनको भी और सभी जो न्यूज 18 परिवार के सभी सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने अपनी बात रखने का लखनऊ से ही प्रबंध कराया और इसलिए मैं अपनी बात कह पाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।